नमस्कार। मैं सत्यकाम, प्रोफेसर हिंदी संकाय, मानविकी विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम ईपीजी पाठशाला हिंदी के प्रश्न पत्र हिंदी गद्य साहित्य, कथा साहित्य के अंतर्गत मैला आंचल में लोक जीवन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि लोक जीवन क्या है, या आप ये भी जान सकेंगे कि मैला आंचल में अभिव्यक्त लोक जीवन का स्वरूप क्या है, और अंत में लोक गीतों, लोक कथाओं और लोक पर्वों का प्रयोग कर किस प्रकार रेणु ने इस उपन्यास को एक नई कलात्मक ऊंचाई प्रदान की है। तो इन तीन बिंदुओं पर हम आज बातचीत करेंगे। देखिए, जो मैला आंचल है और जिसके लेखक, जैसा कि आप जानते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं। फणीश्वरनाथ रेणु ने जब मैला आंचल की रचना की तो उनके ज़हन में कहीं न कहीं ये था कि वो एक खास क्षेत्र के, एक अंचल के लोक जीवन का चित्रण करना चाहते हैं। आज जब हम इस पर बातचीत करने जा रहे हैं, लोक जीवन और लोक संस्कृति, तो लोक जीवन और उसके साथ लोक संस्कृति दोनों ही विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रेणु ने इस उपन्यास को लिखना शुरू किया और इस उपन्यास में जब अंचल का प्रवेश हुआ, जिसमें उनके दिमाग में ये बातें स्पष्ट थी कि एक लोक जीवन प्रस्तुत करना है, एक क्षेत्र का जीवन, इसीलिए उन्होंने अपने आरंभ में ही, उपन्यास के आरंभ में ही उन्होंने लिखा, इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कहने का तात्पर्य यह कि एक क्षेत्र के लोक जीवन और लोक संस्कृति को, कि किसी भी पक्ष को रेणु ने छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके केवल सुंदरतम पहलुओं को ही, उसके केवल सकारात्मक पक्षों को ही उन्होंने सामने रखा है, बल्कि जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई को उन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने रख दिया है। इस उपन्यास में जो यथार्थ सामने आया है, लोक जीवन का यथार्थ, वह लोक जीवन का यथार्थ कई परतों में और कई हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कि लोक जीवन जो है वो गांव का जीवन है, और जो गांव का जीवन है, उस गांव का जीवन कितनी जातियों में बटा हुआ है, वह उस लोक जीवन में किस तरह से गीत और संगीत का प्रवेश है, उस लोक जीवन में कैसे धर्म की आड़ लेकर कुछ लोग शोषण करते हैं, ये सारी बातें उसमें आई हैं। और ये जो लोक जीवन है, वो लोक जीवन कोई इकहरा लोक जीवन नहीं है, बल्कि कई स्तरीय चित्र इसमें सामने आए हैं। तो सबसे पहले हम मैला आंचल में अभिव्यक्त जो लोक जीवन है, उसके स्वरूप की हम चर्चा करते हैं। पूर्णिया के एक छोटे से गांव मेरीगंज को अपने कथानक का आधार बनाने वाले रेणु ने इसे लोक गीतों, लोक कथाओं और लोक उत्सवों से सजाया है। लेकिन वहाँ व्याप्त गरीबी, भुखमरी, शोषण, जहालत और अंधविश्वास से भी मुख नहीं मोड़ा है।
रेणु ने अपनी रचना का आधार आज़ादी के 2-1 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 2 वर्ष बाद तक के समय को बनाया है। इस समय भारत के एक अति पिछड़े गांव की जो सच्चाई थी, रेणु ने उसे परत दर परत खोलकर हमारे सामने रख दिया है। जाति प्रथा और गरीबों का शोषण तो आज के गांवों में भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद ज्यों का त्यों बरकरार है। फिर आज़ादी के समय मेरीगंज इससे अछूता रहा हो, यह कैसे संभव था? आर्थिक शोषण ग्रामीण जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरीगंज के तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ही किसानों के सबसे बड़े शोषक हैं। रेणु के इस उपन्यास में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि एक लोक जीवन है, तो उस लोक जीवन की जो सच्चाई है, उसमें जो शोषण है, उसमें जो पीड़ा है, उसमें जो दंश है, उसका भी चित्रण किया है। इसीलिए फूल भी है, शूल भी है। मतलब गांव की जो सुंदरता है, खास तौर पर लोक जीवन की जो सुंदरता है, उसको भी दिखाया है। लेकिन इस लोक जीवन में जो विकृति है, जो अंधविश्वास है, जो पिछड़ापन है, उसे भी रेणु ने दिखाया है। किस प्रकार एक तहसीलदार पूरे गांव के किसानों का और निरक्षर और अपढ़ लोगों का शोषण करता है, उसका व्यापक चित्रण रेणु ने अपने इस उपन्यास में, अपनी इस पूरी कथा में कहा है। इस उपन्यास में उन्होंने किसानों की बदहाली का भी चित्रण किया है और वो लिखते हैं, साल भर की कमाई का लेखा जोखा खमार में ही होता है। 2 महीने की कटनी, 1 महीना मड़नी, फिर साल भर की खटनी दवनी मड़नी करके जमा करो, साल भर के कर्ज का हिसाब चुकाओ, पाई रह जाए तो फिर सादे कागज पर अंगूठे का टीप लगाओ। खम्हार में बैलों के झुंड से दवनी मड़नी होती है। बैलों के मुंह में जाली का जाब लगा दिया जाता है। गरीब और बेजमीन लोगों की हालत भी खम्हार के बैलों जैसी है, मुंह में जाली का जाब। यह जाब किसानों की बेबसी और लाचारी का प्रतीक है, जिसे भोगने के लिए वे अभिशप्त हैं। इसलिए रेणु लोक जीवन के साथ साथ लोक जीवन जिस कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित है, उस कृषि अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार का किसानों का शोषण हो रहा है, जिसकी तुलना वो उस बैल से करते हैं जिसके मुंह पर जाब लगा है। ये जाब कहते हैं जब बैल दवनी करते रहते हैं, मड़नी करते रहते हैं। इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं। दवनी, अगर आप लोगों ने गांव में गए होंगे और गांव देखा होगा, अब तो गांवों में ट्रैक्टर से भी दवनी और मड़नी होती है, लेकिन जिस समय का चित्रण रेणु ने किया है, उस समय दवनी मतलब दवना, मतलब कि उसको दबा के उसमें से गेहूं निकालना, उसमें से धान निकालना। तो बैल उसके चारों तरफ चलते थे, तो बैल उस अनाज को खा नहीं जाए, इसलिए उनके मुंह पर एक जाब लगा दिया जाता था। मेहनत बैल कर रहे हैं, लेकिन उनको खाने का हिस्सा उसमें से नहीं मिल रहा है। उसी तरह किसान हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, लेकिन उसका फल इससे नहीं मिल रहा है। तो ये रूपक बांधा है रेणु ने। तो रेणु ने लोक जीवन का वह पक्ष रखा है जो किसानों के आर्थिक जीवन से भी जुड़ता है, और बाद में फिर उसके सामाजिक जीवन पर भी उसका जुड़ाव है। तो दूसरा जो पक्ष है, उस पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमने इस बात की चर्चा की कि किस प्रकार लोक जीवन आर्थिक आधार से प्रभावित है, किसानों का शोषण हो रहा है। दूसरा पक्ष जो इस लोक जीवन से बहुत गहरे रूप में जुड़ा हुआ है, खास तौर पर बिहार
और के जो उस प्रदेश का पूर्णिया जिले का वर्णन किया है, मेरीगंज का, वहाँ जाति प्रथा एक ऐसा अभिशाप है भारतीय समाज का जो व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करता है, और ये जाति व्यवस्था शोषण का हथियार भी बनता है। इतना ही नहीं, गांव की दिनचर्या में जाति प्रथा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनका सारा कार्य जाति से बंधा हुआ होता है। जाति और धर्म उनके जीवन का नियामक तत्व होते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तभी तो रेणु लिखते हैं कि मेरीगंज में 12 वर्ण के लोग रहते हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव, किसी और सबके अलग अलग मुखिया हैं, और ये मुखिया अपने समुदाय के बारे में निर्णय लेते हैं, और एक श्रृंखलाबद्ध एक श्रेणी बनी हुई है जातियों की। एक जाति दूसरे जातियों का शोषण करती है। और ये जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय, और जो जिसे हम आज जनजाति और आदिवासी समाज या फिर दलित समाज के रूप में जाते हैं, उसका भी चित्रण यहाँ पर रेणु ने किया है। और ये जो जातियों के बीच जो टकराहट है, उस टकराहट का भी चित्रण किया है। खास तौर पर रेणु ने मैला आंचल में उस जातीय संरचना, जाति की जो संरचना होती है, उस संरचना को बहुत ही बारीकी से देखा और दिखाया है। डॉक्टर प्रशांत जब गांव में आता है और मेरीगंज में आता है, तो वो सोचता है कि जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जाति के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ तो हर आदमी जाति पूछता है। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जाति पाति नहीं मानने वाले की भी जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से पिंड नहीं छूट सकता। ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण, गोत्र क्या है, मूल कौन है। शहर में कोई किसी से जाति नहीं पूछता। प्रशांत ठीक ही कहता है कि गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता है, क्योंकि जाति लोक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह उनके जीवन में रचा बसा है। इतना ही नहीं, बावन दास जैसे लोग सोचने लग जाते हैं कि वह अब अपने गांव में रहेगा, अपने समाज में, अपनी जाति में रहेगा। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी जाति की पार्टी में हैं। इसलिए तो बावन दास कहता है कि लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा लें भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव और हरिजन। इस प्रकार रेणु ने बड़ी तल्खी और बड़ी बेबाकी और बड़ी स्पष्टता के साथ जो बिहार और उस खास क्षेत्र में जो जाति की संरचना है, जिससे सब कुछ निर्धारित होता है। आपको किस बर्तन में खाने को मिलेगा, आपको चारपाई मिलेगी कि आपको कुर्सी मिलेगी, आपको कहां स्थान दिया जाएगा, आपका राजनीतिक रुख क्या होगा, ये सारी बातें जाति से तय होती, वोट जाति से तय होते हैं। तो ये जो सामाजिक सच्चाई है उस क्षेत्र की, उस सामाजिक सच्चाई को पहली बार बहुत बेबाकी से रेणु ने अभिव्यक्त किया, जो उस प्रदेश के लोक जीवन का एक अहम हिस्सा है। जाति व्यवस्था लोगों में वैमनस्य पैदा करती है, भेदभाव पैदा करती है, लेकिन जाति के तले लोग एकजुट भी होते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। उसके जो अगुआ हैं, जो नेता हैं, और वो एक तरह से उनकी भावनाओं का
और उनके अंधविश्वास का और जाति के प्रति जुड़े रहने की उनकी जो परंपरागत जो उनकी विवशता है या परंपरागत जो उनकी समझ है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तीसरी बात जो रेणु ने मैला आंचल के लोक जीवन पर को उद्घाटित करते हुए बताया है वह है लोक का धार्मिक पक्ष, लोक का धार्मिक जीवन। देखिए, गांव में जो आदमी रहता है, जो किसान रहते हैं, जो मजदूर रहता है, वह बड़ा धर्मभीरु होता है। धर्म के प्रति उसकी अगाध आस्था होती है। वह रोज मंदिरों में जाता है, वह रोज चढ़ावा चढ़ाता है। लेकिन रेणु ने ये दिखाया है कि गांव में जो धर्म का स्थल है और उसके जो पुजारी हैं और उसके जो रक्षक हैं, वही धर्म के और समाज के भक्षक बन जाते हैं। वो शोषण करते हैं गांव के लोगों का। धर्म को एक शोषण के हथियार के रूप में रेणु ने यहाँ दिखाया है, जो उनकी प्रगतिशील दृष्टि का परिचायक। वो जो पुजारी है, चाहे वो रामदास हों, लारसिंह दास हों, धर्माधिकारी हों, वे सब एक लोलुप और लंपट के रूप में उनको चित्रित किया गया है। मेरीगंज के कबीर मठ के जिस महंत सेवादास ने वकील को यह विश्वास दिलाया था कि लक्ष्मी हमारी बेटी, उसने कोरी लक्ष्मी को अपनी दासी बना ली। कहाँ वह बच्ची, कहाँ वह 50 बरस का बुढ़ा गिद्ध। रोज रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। लक्ष्मी उससे घृणा करती है। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहार की सणसी, दंतहीन मुख का दुर्गंध लार। ये जो विभत्स चित्रण, ये जो हृदय को मथने वाला चित्रण रेणु ने किया है, और जो एक तस्वीर दिखाई है जो धर्म की रक्षा का जिन पर दायित्व है, वो किस प्रकार एक गांव की महिला का शोषण करते हैं और किस प्रकार जिसे अपने सभी भावों पर संयमित रहने का वचन लिया है, वो किस प्रकार भोग और विलास में जुटता है, इसका पर्दाफाश रेणु ने किया है। और धर्म पर और धार्मिक जो स्खलन हुआ है समाज में, उस धार्मिक स्खलन पर भी चोट की है। कहते हैं रेणु, यह है अंचल विशेष का धार्मिक पवित्र स्थल। एक तरफ तो मठ में लक्ष्मी का शोषण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फुलिया, राम पियारिया, फुलिया की माँ जैसे स्त्री पात्र भी हैं जो मुक्त काम संबंध में विश्वास रखते हैं। तो इस तरह से एक ऐसा समाज हमारे सामने है, और जिसका चित्रण रेणु ने अपने इस उपन्यास मैला आंचल में किया है कि किस प्रकार से धर्म का सहारा लेकर पुजारी और पंडे और धर्म के ठेकेदार लोगों का शोषण कर रहे हैं। रेणु के इस उपन्यास मैला आंचल की विशेषता इस बात में तो है ही कि उन्होंने लोक जीवन का चित्रण करते हुए किसानों की बदहाली का चित्रण किया है,
जाति संरचना को आलोचनात्मक दृष्टि से परखा है और किस तरह से जाति संरचना जाति के निर्णयों को प्रभावित करती है उसका भी चित्रण किया है। और इस दृष्टि से ये उपन्यास महत्वपूर्ण है। लेकिन रेणु का उपन्यास इस रूप में भी और महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो वहां की लोक संस्कृति का चित्रण करते हैं। लोक जीवन का और किसानों के जीवन का चित्रण तो इससे पहले भी बहुत से उपन्यासों में हुआ है, लेकिन लोक संस्कृति का जितना नवीन और जितना सुंदर चित्रण रेणु ने किया है वह अभूतपूर्व है। रेणु ने अपने इस उपन्यास में गीतों के माध्यम से जो पूरे समाज का चित्रण किया है वह अद्भुत है। मैला आंचल का लोक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहने वाला लोक है। अंचल विशेष के लोक जीवन में सांसारिक बुद्धि का प्राबल्य अधिक है। इसीलिए तो प्रशांत ममता को पत्र में लिखता है, गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में वे सीधे हैं। जहां तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ यह कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। ऐसे अभावग्रस्त ग्रामीण जीवन में लोगों की शिक्षा को लेकर क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका बहुत ही प्रामाणिक चित्रण रेणु ने किया है। हरगौरिया स्कूल में 4 अक्षर पढ़ क्या लिया, लाट साहब हो गया। अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मोछ हो गया है और अपना सकलदीप से 2 क्लास नीचे पढ़ता है। एकदम फेलियर है, इस साल भी फेल हो गया। अब एक ये धारणा कि पढ़ने लिखने से कुछ मिलेगा नहीं और पढ़ने के प्रति जो एक शंका है मन में, जो पढ़ने के प्रति या पढ़ाई लिखाई के प्रति जो मन में एक भाव है कि पढ़ने लिखने से क्या होता है, वो उसका बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। और ये कि एकदम फेलियर है, ये जो भाषा है, ये जो इसकी फेलियर है, एकदम अंग्रेजी के शब्द को किस तरह से तत्सम शब्द में बदल दिया है, वह देखने लायक। दूसरा जो लोक संस्कृति में का चित्रण में एक महत्वपूर्ण पक्ष जो आता है, जिसका चित्रण रेणु ने किया है, वह है अंधविश्वास। आपने अभी देखा कि किस तरह पढ़ाई के प्रति लोगों के मन में एक अनिच्छा का भाव है और ये मानना कि पढ़ने लिखने से का मतलब केवल फैशन ही करना है। शिक्षा का इतना ही मतलब है कि कोई आदमी बहुत फैशनेबल हो जाता है, दाढ़ी मोछ मुड़ा लेता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष जिस पर प्रकाश डाला है रेणु ने, वो है अंधविश्वास। अंधविश्वास और अशिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर व्यक्ति अशिक्षित होगा तो एक सीमित माहौल में वह जीने को अभिशप्त होगा और जो कुछ वो अपने पूर्वजों से, अपने पहले चले आ रहे लोगों से जो सुनेगा वैसा करेगा, जो देखेगा वैसा करेगा। और इसी तरह अंधविश्वास बढ़ता चला जाता है। तो अंधविश्वास जो है वो ग्रामीण संस्कृति में
इस तरह से प्रवेश कर जाता है कि वो इसका एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। जोतकी जी एक अनपढ़, ढोंगी और चालाक व्यक्ति है। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लोगों को डराता धमकाता रहता है। गांव पर बुरे ग्रहों का फेर है। गांव में चील कौवे उड़ेंगे, इतना ही उसे इस बात का अफसोस है कि ग्वाले, दुसाद, भूइयाँ, कुर्मी आदि अपने को क्षत्रिय कहने लगे हैं और जनेऊ पहनने लगे हैं। इन पापों के चलते गांव पर विपत्ति का आना तय है। उसका विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंक कर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है, हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं, गांव का हैजा समाप्त हो जाता है। और हैजा तो समाप्त नहीं होता, लेकिन पूरा गांव का गांव समाप्त हो जाता है। ये गांव में जो आधुनिकता का प्रवेश नहीं हुआ है, शिक्षा का प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए जब आधुनिक शिक्षा पद्धति और डॉक्टर प्रशांत जब एक आधुनिक शिक्षा पद्धति को लेकर जाते हैं तो उनको एक शंका की निगाह से देखा जाता है। और चूंकि गांव में ओझा है, जो ओझा सब काम करता है, वो लोगों का सांप काटने पर उसका इलाज कर देता है, और जब कोई बीमार पड़ता है तो उसकी बीमारी झाड़ देता है, किसी को नज़र लग जाती है तो नज़र उतार लेता है। ये जो पिछड़ापन है गांव का, जो लोक जीवन, ये पिछड़ापन लोक जीवन का एक अंग बन गया है। उस पिछड़ेपन, और ये जो गांव के ओझा हैं वो ये चाहते हैं कि ये पिछड़ापन बना रहे। गांव के लोग अगर ये जान जाएंगे कि कुएं में दवा डालने से हैजा फैलता नहीं, बल्कि हैजा को रोकने के लिए वैसा किया जा रहा है, जो इंजेक्शन दी जाती है, जो सुई दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि बीमारी को रोका जाए, किसी को मारने के लिए नहीं। लेकिन एक विश्वास है, अंधविश्वास है, और उस अंधविश्वास का लोग तरह तरह से उसका फायदा उठाते हैं। जैसे डॉक्टर प्रशांत एक डॉक्टर हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, नए ढंग से इलाज की बात करते हैं, और एक दिन उनके घर में एक सांप निकल जाता है। तो गांव के लोग कहते हैं कि ये सांप जो है वो गणेश की नानी का भेजा हुआ है, जो एक डाइन है। गांव में कोई भी अकाल मृत्यु हो, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो, तो इसके लिए गांव के लोग गणेश की नानी को ही इसका जिम्मेवार मानते हैं। देखिए, रेणु ने जिस सच का बखान किया था, वह सच आज भी हमारे बीच मौजूद है। आप अखबार पढ़ते होंगे, और उस अखबार में कई बार आपको यह समाचार देखने को, पढ़ने को मिल जाता होगा कि किसी स्त्री को, गरीब स्त्री को, दलित स्त्री को डाइन बताकर और उसे गांव वालों ने मार डाला। कई तरह के अंधविश्वास जो आज भी हमारे गांव में फैले हुए हैं, उसका चित्रण, उसका वर्णन रेणु ने आजादी के तुरंत बाद किया था, और उन्होंने उस यथार्थ से परिचित कराया था, भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थ से, उसके लोक पक्ष से, कि उसका लोक पक्ष यह है कि वहाँ अंधविश्वास है, वहाँ जाति प्रथा है, वहाँ किसानों का शोषण है।
और जिस प्रकार गणेश की नानी को पीट पीट कर डंडे से मार मार कर मार दिया जाता है, वैसे आज भी डायन बताकर अनेक स्त्रियों को गांव में मारा जाता है। स्थितियां बदली हैं, गांव में भी शिक्षा का प्रवेश हुआ है, लेकिन अभी भी इस प्रकार के अंधविश्वास गांव में कायम हैं। गांवों में अंधविश्वास के साथ साथ कई तरह की किंवदंतियां प्रचलित होती हैं। लोक कथाएं और लोक गीत से गांव की संस्कृति, लोक संसार संचालित होता है और इसकी एक समृद्ध परंपरा भी लोक जीवन में पाई जाती है। इनकी ये एक अलग पहचान बनाते हैं लोक जीवन की। आप कभी गांव में जाइए और देखिए कि जहां गांव के कुछ लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, वो तरह तरह की बातें करेंगे। उसका ना कोई सिर होगा ना पैर होगा, कहीं से कोई बात सुन ली और वो बात का एक जाल फैलाने लगो। बड़े किस्सागो होते हैं गांव वाले और बात बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। इसका और कई बार इससे अफवाह भी उड़ जाती है। तो इसका चित्रण, इस लोक पक्ष का चित्रण रेणु ने कई बार किया है। और जैसे महिला आंचल में 1942 और उसके आसपास की कथा को लेकर कई लोक कथाएं, कई किंवदंतियां इस महिला आंचल में ग्रामीणों के मुख से रेणु ने सुनाई है। गांव वालों का विश्वास है कि कोठी के जंगल में तो दिन भी सियार बोलता है, लोग उसे भुतहा जंगल कहते हैं। नंदलाल एक बार ईंट लेने गए थे, ईंट को हाथ लगाते ही खत्म हो गया था। जंगल से एक प्रेतनी निकली और नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी। सांप के कोड़े से नंदलाल वहीं ढेर हो गया। बगुले की तरह उजली प्रेतनी इतने सारे प्रतिगामी तत्वों के साथ ही गांव कुछ सकारात्मक चीजों के साथ भी सांस लेता है। ये जो लोक का एक पक्ष है, जो एक भूतहा बंगला की, भूतहा घर की जो एक परिकल्पना है, भूत प्रेत की जो एक परिकल्पना है, वो गांव में बड़ी प्रचलित है। लेकिन गांव में गीत भी है, मेरी गंज की कथा है, कमली मैया की कथा है, सुरंगा सदब्रिज की कथा है। और इन कथाओं के माध्यम से जो एक लोक परंपरा है, एक जो लोक संस्कृति है, उस लोक संस्कृति को सामने रखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। जैसे कई प्रसंग होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि कई लोग सावन के महीने में कांवर ले जाकर और शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। उसी तरह हर एक जगह लोग की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं और उन परंपराओं के जरिए हमारी संस्कृति का एक पक्ष सामने आता है। हर काम के लिए एक लोकगीत है जो अपनी ही कहानी कहती है। मेरी गंज की कथा, कमली मैया की कथा, सुरंगा सदा ब्रिज की कथा इसके उदाहरण हैं। यहाँ कोई भी कथा अलग से कथा कहने के लिए नहीं आई है, बल्कि वह उपन्यास के मूल कथ्य को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। सुरंगा सदब्रिज की कथा के माध्यम से खलासी जी का गांजा लेने का प्रयोजन,
रमजू की स्त्री के लिए कंगन का उपहार, फुलिया के चुमौना का प्रयास, सहदेव मिसिर का हाल, इन सब का मिश्रण लोक जीवन का ही अंग है। खलासी आज दिल खोल कर गा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह खुद सदब्रिज है। फुलिया क्या करे? अंदर ही अंदर मन जलकर खाक हो रहा है। आखिर वह बेचारा कब तक दौड़ेगा? यहाँ नहीं तो कहीं और ढूंढेगा। याद जो आवे है प्यारी तोहरी सुरतिया से, शाले करेजवे में तीर जी। खलासी का तीर खाया हुआ दिल तड़प रहा है। फुलिया क्या करे? सुरंगा सदब्रिज की कहानी आगे बढ़ती है और खलासी फुलिया उसमें एकम एक होने लग जाते हैं। दूसरी ओर कमली भौजी के गीत में खो जाती है। गाड़ी हाँकते हुए गाड़ीवान भौजिया के गीत गाता है। खमार खुलने पर विदा पर नृत्य गीत का आयोजन किया जाता है। शाम को घूर के पास लोरिक और बिज्जो के गीत होते हैं। खेतों में गेहूं काटने के समय चैती गाते हैं। तो वर्षा न होने पर इंद्र को रिझाने के लिए गांव की औरतें जाट जाटिन खेलती हैं और गीत गाती हैं। और फिर टर में झी झी चिक चिक किर किर की ध्वनि सुनाई देने लगती है या गड़गड़ करके बादल घुमड़ने लगते हैं। जय इंद्र महाराज बरसों के जयकारे लगने लगते हैं और पूरा गांव का गांव एक जीवन धर्मी उल्लास में मग्न हो जाता है। सावन है सखी सबद सुहावन, रिमझिम बरसात मेघ है। जिनके पति परदेश चले गए हैं वो विरहनी पुकार उठती हैं, मास अषाढ़ हो रामा पंच जनी चढ़िय। इस प्रकार एक जो संगीत है वो किस तरह संगीत गांव के जीवन से जुड़ा हुआ है। लोकगीत और लोक कथाएं गांव के जीवन से जुड़ी हुई हैं। वो इस उपन्यास में बार बार आया है और वो कथा के प्रवाह को बल मिलता है उससे। इसी तरह जो प्रेम प्रसंग हैं वो प्रेम प्रसंग भी इस उपन्यास में, और इसके अलावा जो विरह प्रसंग हैं वो भी कई तरह से गीतों के माध्यम से इस उपन्यास में सामने आए हैं। जैसे सोनो रे रूप रूपे रो रूप, सोनो रो रूप लेका गाते न मिलाए। जाटिन के लोकगीत में एक जाट अपनी स्त्री को खोजता हुआ जा रहा है और किस किस प्रकार के संबोधनों से उसे संबोधित करके ढूंढ रहा है। इस प्रसंग की रमणीयता पति पत्नी के बीच के उस प्रणय में है जिस पर उनका संबंध आधारित होता है। जैसे सुनरी हमर जटनिया हो बाबूजी, पातरी बांस के छौकनिया हो बाबूजी, गोरी हमार जटनिया हो बाबूजी, चाननी रात के इंजोरिया हो बाबूजी, नान्ही नान्ही दतवा पातल ठोरवा, छटके जैसन बिजरिया। लोकगीत लोक रंगों के सहारे पूरे उपन्यास का विस्तार होता है। और रेणु ने अखाड़ों में बजने वाले ढोल के संगीत के माध्यम से भी इसे एक रूप देने की कोशिश की है, संगीतमय रूप देने की कोशिश की है। तो विद्यार्थियों, इस लोक जीवन के इस बृहद उपन्यास में किसानों का आर्थिक जीवन भी है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी है। लोक जीवन केवल लोक संगीत और लोक कथा तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि लोक जीवन का संबंध वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, वहाँ की आर्थिक स्थिति
वहाँ की सामाजिक स्थिति और वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति को मिला जुला कर बनता है। लोक जीवन में जहाँ नृत्य और गीत का महत्व होता है, क्योंकि किसानों के लिए, गांव में रहने वालों के लिए यही एक मनोरंजन का साधन है। वो इतने अभाव की ज़िंदगी जीते हैं कि उस अभाव की ज़िंदगी के बीच यदि जीवन में कुछ ऐसे क्षण नहीं आए जिसमें वे एक साथ मिलकर गा सकें, एक साथ सामूहिक रूप से जीवन जी सकें, तो शायद वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मैला आंचल में जिस लोक जीवन का चित्रण है, उस लोक जीवन में जातीय संरचना के माध्यम से मैला आंचल में फणीश्वरनाथ रेणु ने एक ऐसे समाज का चित्रण किया है जो जाति से संचालित होता है। एक ऐसे समाज का चित्रण किया है जिसमें धर्म का दुरुपयोग किया जाता है। एक ऐसे समाज का चित्रण किया हो गया है जो अलग अलग टोलियों में और अलग अलग टोलों में विभक्त है। और बाद में इसी लोक जीवन से, इसी लोक संस्कृति से एक ऐसा समाज उभर कर आता है जो अपने आप में एक विशिष्ट है। वहाँ के लोग जो गीत गाते हैं वो वहीं के गीत हैं, वो जिस भाषा में गीत गाते हैं वो वहीं की भाषा है। इसलिए जो लोक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, जिसमें लोक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, उस लोक भाषा और उन लोक प्रतीकों को समझने के लिए उस पूरी लोक परंपरा को समझना होगा। तो इस प्रकार एक ऐसा जीवन हमारे सामने आया है, एक ऐसा संसार हमारे सामने आया है जो विशिष्ट है, जिसका संदर्भ एक क्षेत्र तक सीमित है, लेकिन इसकी व्याप्ति, इसका जो फैलाव है, जैसे जाति संरचना, किसानों का जीवन, वह तो उसकी व्याप्ति है। और आने वाले समय में जिस लोक जीवन के जिन शूलों का चित्रण फणीश्वरनाथ रेणु ने, जिस कीचड़ का चित्रण फणीश्वरनाथ रेणु ने इस उपन्यास में किया है, वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। हालांकि पूरा समाज उन शूलों को, उन कीचड़ को दूर हटाने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन आज भी वो हमारे समाज में मौजूद हैं। लेकिन जो लोकगीत हैं, जो लोक परंपराएं हैं, जिसे इस उपन्यास ने अपनी संरचना में जीवित किया है, उस कारण और उसी लोक परंपराओं के माध्यम से जो उस